मैं ना इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी देख रही थी और स्क्रॉल कर रही थी, तो मेरी नजर इस स्टोरी पे पड़ी। आपको कौन सी और स्टोरी पता है जो एकदम आपका दिल दिखा दे? यार लगता है यार ये तो साला नहीं होना चाहिए, तो आपको सर्च करना चाहिए चंपा विश्वास। सिर्फ आप इतना सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा बिहार। चंपा विश्वास एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी। हाँ। बिहार में आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी और एक दिन उनका एलिगेशन आता है कि 2 साल तक उनके बगल वाले फ्लैट में रहने वाले उन लोगों ने 2 वर्ष तक उनका रेप किया, एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी का। और इस आईएएस ऑफिसर को भी पता था वो कुछ नहीं कर पा रहा था। कहानियां पढ़ेंगे तो आपका दिल सहल जाएगा कि मतलब जहाँ एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी से। इस स्टोरी को देखने के बाद मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि भाई इस स्टोरी में ऐसा है क्या। तो मैंने भी गूगल सर्च करा और सर्च करने के बाद मैंने इस केस के बारे में पढ़ा, और ट्रस्ट मी, जब मैंने इस केस के बारे में पढ़ा ना, मेरे होश उड़ गए। ये केस इतना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था कि आपका इस देश के कानून और सिस्टम पर से भरोसा उठ जाएगा भाई। कि एक आईएएस ऑफिसर थे, उनकी एक वाइफ थी चंपा विश्वास, उनके साथ एक विधायक का लड़का लगातार 2 साल से रेप कर रहा था और उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। वो दर दर भटक रहे थे, हर किसी से हेल्प मांग रहे थे, कोई उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। तो आज हम बात करेंगे इसी केस के बारे में, तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और वीडियो में काफी ज्यादा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और समझने को भी मिलेगा कि भाई इस देश में चल क्या रहा है, इस देश के कानून में क्या हो रहा है। 1995 से लेकर 1997 में लालू यादव की सरकार थी, कहते थे उसको जंगल राज कहा जाता था। उनके दौर में काफी ज्यादा केसेस हुए। उसी केसेस में आज हम जिस केस को कवर कर रहे हैं वो केस है चंपा विश्वास का केस। आईएएस ऑफिसर बीबी विश्वास और उनकी पत्नी चंपा विश्वास जन कल्याण बोर्ड के क्वार्टर में रहते थे। 7 सितंबर 1995 को एक कॉल जाता है आईएएस बीबी विश्वास के घर, और वह कॉल उठाती है उनकी पत्नी चंपा विश्वास। और उनसे कॉल पर कहा जाता है कि हेमलता जी कहती हैं कि उनका नौकर बहुत ज्यादा बीमार है, तो क्या आप उसकी मदद के लिए आ सकती हैं। अब भाई विधायक जी का ऑर्डर है, वो टाल तो सकती नहीं है, तो वो बोलती है ठीक है मैं आती हूँ। अब देखिए, एक विधायक एक आईएएस की पत्नी को ऑर्डर दे रही है कि भाई उनका नौकर बीमार है, तुम आ जाओ उनकी मदद के लिए। भाई वो चली आती है, एक तरह से वो उनको ऑर्डर ही देती है, तो वो चली आती है। जैसे ही वो उनके क्वार्टर में पहुंचती है तो वहां पे बहुत सारे नेता लोग बैठे होते हैं, हेमलता जी और बहुत सारे जिन सभी नेताओं की बैठक होती है, वो सभी लोग वहां पे बैठे होते हैं, अपनी सभा चला रहे होते हैं। तो हेमलता जी कहते हैं कि नौकर हमारे बाजू वाले कमरे में है और वहाँ बीमार लेटा हुआ है, तुम वहाँ चली जाओ। तो वो चली जाती हैं। वो जैसे ही रूम में जाती हैं तो अंदर से वो नौकर उस दरवाजे को बंद कर लेता है, और वो नौकर कैन यू बिलीव कौन होता है? मृत्युंजय यादव, विधायक हेमलता जी का बेटा, जिसकी उम्र 27 साल थी। वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता है, क्योंकि पहले से ही सारी चीजें प्री प्लान थी। सभी नेता और विधायक हेमलता जी सभी लोग बाहर बैठे रहते हैं, सभी उसकी चीखें सुनते रहते हैं, पर कोई उठकर उनकी मदद करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि ये सारी चीजें पहले से ही प्लान की गई थी। अब ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहता है, फिर कुछ टाइम बाद उनकी चीखें बंद हो जाती हैं और चंपा विश्वास जी रूम से बाहर आती हैं। बाहर आने के बाद हेमलता जी को तो सारी चीजें पता होती कि अंदर हुआ क्या है बेसिकली। तो वो उनसे कहती है कि अंदर जो कुछ भी हुआ है वो सारी चीजें रिकॉर्डेड है, और उसकी फोटो और उसका वीडियो सब कुछ है। अगर तुमने बाहर किसी से भी कुछ भी बोला तो तुम फंस जाओगी, हम इस वीडियो और फोटोज को वायरल कर देंगे। अब वो डर जाती हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है ना कि वो क्या करें। अब वो भाई विधायक हैं, अब वो ये सोचती कि उनकी मदद करेगा भी कौन, तो वो इस डर से कुछ नहीं बोलती हैं। वो अपने क्वार्टर चली जाती हैं और किसी से भी कुछ नहीं कहती हैं। अपने क्वार्टर पर जाकर वो बैठकर ये सोचती है कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, एक आईएएस ऑफिसर का पद बहुत बड़ा होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जो भी लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो भी एग्रीमेंट करना पड़ता है, ये सब कुछ एक आईएएस ऑफिसर की सलाह लेकर ही की जाती है। आईपीएस के अंदर तो फिर भी सिर्फ अपना डिपार्टमेंट आता है, जबकि एक आईएएस का ऑफिसर तो बड़ा होता है, उसके अंदर तो सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं। जो भी लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करते हैं वो सब कुछ एक आईएएस ऑफिसर करता है। उनकी वाइफ के साथ ऐसा हो गया और किसी ने भी मदद नहीं करी।
अब यहाँ पर चंपा विश्वास को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह सिचुएशन से कैसे डील करे, कैसे निकले। पर ठीक है, 1-2 दिन बीत गए, लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला यहाँ पर रुकता नहीं है। मृत्युंजय यादव जब भी उस क्वार्टर पर आता था, वह जबरदस्ती उनके घर चला जाता था और उनके साथ रेप करता था। ये बंदा, ये भेड़िया आदमी, इसके अंदर शर्म तक नहीं थी। इसको ना ही कानून का डर था, ना ही प्रशासन का डर था। भाई विधायक का लड़का था। भाई माँ को देख लो, माँ तो खुद सारे अरेंजमेंट करके दे रही थी अपने बेटे को। अब रोकने वाला कौन है इन लोगों को? अब ये बेधड़क, इसको जो मर्जी थी वो ये करता जा रहा था। अब ये जो सिलसिला होता है वो ऐसे ही चलने लगता है। अब इसी के बीच में क्या होता है, जो चंपा विश्वास होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद वो चली जाती है कोलकाता अपनी माँ के घर। वहां जाकर वो अबॉर्शन करवाती हैं। उनको वो पेन, वो दर्द झेलना पड़ता है। तो अबॉर्शन कराने के बाद वो एक बहुत बड़ा फैसला लेती हैं, वो अपने नसबंदी करवा लेती हैं। वो सोचती कि जो लड़का है मृत्युंजय यादव, वो यहाँ रुकेगा तो नहीं, अब वो पीछे भी नहीं हटेगा। तो इसी सब के चलते वो ये सब पेन व दर्द उनको और ना झेलना पड़े, तो वो इतना बड़ा फैसला ले लेती है। तो वो अपनी नसबंदी करवा लेती है। एक IAS ऑफिसर की पत्नी, उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। तो नसबंदी करवाने के बाद वो जैसे ही वापस लौटती हैं बिहार जन कल्याण के क्वार्टर के बोर्ड में, अपने घर वापस आती हैं, तो वो जो लड़का होता है मृत्युंजय यादव, वो फिर से अपना वही सब काम फिर से शुरू कर देता है। वो फिर से उसका घर पे आना जाना लगातार शुरू हो जाता है। वो उनका रेप करना शुरू कर देता है। जो आदमी उसके इस गलत काम का विरोध करता है, वो उनके साथ भी गलत करता है। चंपा विश्वास की जो सास होती हैं, वो इन सब चीजों का विरोध करती है। तो वो जो मृत्युंजय यादव होता है, वो उनके साथ दुष्कर्म करता है। उनकी जो भतीजी होती है चंपा विश्वास की, जब वो इस चीज का विरोध करती है तो वो उसके साथ भी दुष्कर्म करता है। इसके अलावा चंपा विश्वास के घर में जो 2 नौकरानियां आती थी काम करने के लिए, जो मेड्स थी, वो उन तक को नहीं छोड़ता है, उनके साथ भी बलात्कार करता है। मतलब भैया, जो भी बंदा बीच में आकर इन सब चीजों का विरोध कर रहा था, वो उन सबके साथ गलत चीजें करता है। अब भाई इसीलिए तो लालू राज को जंगल राज कहा जाता था। जब सत्ता पर कोई गलत आदमी बैठ जाता है तो क्या होता है, जब पावर किसी गलत इंसान के हाथ में लग जाता है, तो भाई देश का तो ऐसा बेड़ा गर्क होना ही है। इसमें सबसे ज्यादा बुरा तब होता है जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है और वो सहन कर रहा होता है। भाई वो जो मृत्युंजय यादव होता है, वो क्यों चंपा विश्वास का इतना गलत कर रहा था? क्योंकि वो आवाज नहीं उठा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। क्योंकि वो ये जानता था ना कि आप सहन करना सीख गए हो और आप सह रहे हो, अब आप किसी से भी मदद नहीं लोगे। इसीलिए उसकी क्षय लगातार बढ़ती गई और उसको क्षय मिलती गई और वो अपने काम को अंजाम देता रहा। इनफैक्ट जो IAS ऑफिसर था बीबी विश्वास, उन तक को नहीं पता था कि उनकी वाइफ के साथ हो क्या रहा है। लेकिन अब जब सारी सीमाएं और सारी हदें पार हो जाती हैं, तो एक दिन चंपा विश्वास बीबी विश्वास को सारा सच बता देती है कि उनके साथ 2 साल से रेप हो रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रही है। तो बीबी विश्वास जब उनसे सवाल करते हैं कि तुमने मुझे सब चीजें बताई क्यों नहीं पहले, उन्होंने बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने बहुत हाथ पैर मारा, फोटोज और वीडियोस के वायरल होने के डर से मैंने ये सब कुछ किसी को नहीं बताया। और मुझे लगा कि आखिर वो एक विधायक का लड़का है, मेरी मदद करेगा कौन, मैं किससे मदद मांगू। मैं इस डर से चुप रही और मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जैसे ही बीबी विश्वास को ये सारी बातें पता चलती हैं, उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक IAS ऑफिसर की पत्नी के साथ 2 साल से ये सब कुछ हो रहा है और उनको भनक तक नहीं है। लेकिन खैर, सारी बातें उन्हें पता चलने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और FIR लिखवाते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता है। कोई उनकी एक नॉर्मल FIR तक नहीं लिखता है। भाई विधायक का बेटा है, पावर है, सोर्सेज हैं, किसी ने उनकी FIR तक नहीं लिखी और किसी ने उनकी मदद तक नहीं करी। वो सभी नेताओं के पास गए, सभी मंत्रियों के पास गए, सबके पास गए, किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। लेकिन अब वो लास्ट में जाते हैं किसके पास? चीफ मिनिस्टर के पास, जो थे लालू यादव। वो उनसे कहते हैं, वो उनसे मदद की गुहार लगाते हैं और उनसे कहते हैं जो विधायक है हेमलता यादव, उनका जो बेटा है मृत्युंजय यादव, वो उनकी पत्नी के साथ लगातार 2 साल से रेप करता आ रहा है और अब आप उनको न्याय दिलवा दो, उनकी मदद कर दो। एक IAS ऑफिसर अपनी पत्नी को न्याय दिलाने के लिए गुहार लगा रहा है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। तो कैन यू बिलीव, लालू यादव उनकी इन सारी बातों को सुनकर क्या जवाब देते हैं? लालू यादव कहते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। जो हुआ उसे भूल जाओ,
और जाने दो और अब आप लाइफ में आगे बढ़ो। ये है लालू राज। तो लालू के दौर का मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ इसी कहानी के बीच में। सन 1995 से लेकर सन 1997 में जब लालू यादव का राज चल रहा था, तो उसी के बीच में एक जन कल्याण बोर्ड की एक सभा चल रही थी। उस सभा में बहुत सारी पब्लिक थी, बहुत सारी मीडिया थी, बहुत सारे नेता भी आए हुए थे जो अपना अपना भाषण दे रहे थे। तो भाषण देने के बाद उसी में एक जो नेता बचता है लास्ट का, तो वो बुलाता है लालू यादव जी को कि भाई आइए आप भी मंच में कुछ बताइए जनता को। तो भाई जोर जोर से तालियां बजने लगती हैं। मीडिया का सारा फोकस लालू यादव पे हो जाता है कि भाई अब लालू यादव जी आएंगे, अपना भाषण देंगे। अब लालू यादव जी खड़े होते हैं और इधर उधर देखते हैं, चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। भाई सबका फोकस उनकी तरफ था, वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। 5 मिनट बीत जाते हैं, तब भी वो इधर उधर देख रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, सब चुप। अब जनता का, मीडिया का, सबका फोकस उन्हीं की तरफ। इतने में ही एक IAS ऑफिसर भागता हुआ आता है एक पीकदान लेकर, जो कि लालू यादव के सामने रख देता है। और लालू यादव जो भी गुटखा या पान जो भी खा रहे होते हैं वो उसमें थूक देते हैं। अब भाई सब देख के वहां पे हैरान कि एक IAS ऑफिसर वो ये काम कर रहा है। इन नेताओं के सामने उसकी नौकरों से भी बदतर हालत। ये नेता भाई क्या कर रहे हैं, IAS ऑफिसर को एक नौकर से भी बदतर उसको ट्रीट कर रहे हैं। ये हमारा देश है। और इस पूरे मंजर के बाद में जो पब्लिक थी उसके मन में जो सवाल उठता है कि ये है लालू राज। यहाँ पर एक IAS ऑफिसर के साथ ऐसा सुलूक। खैर हम फोकस करते हैं अपने केस पे। अब जब इन दोनों पति पत्नी को यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो भाई वो लोग निराश हो जाते हैं। तो अब वो पति पत्नी क्या करते हैं, अब जाते हैं राज्यपाल के पास। अब वो उनको लिखते हैं एक पत्र जिसमें वो इन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करती है कि उनके साथ हुआ क्या है। अब जैसे ही वो राज्यपाल को जब ये पत्र लिखते हैं और उनके पास पहुंचता है तो ये जो केस होता है ये थोड़ा चर्चित होने लगता है। फिर ये केस मीडिया में भी आ जाता है। उसी के दौरान जब मीडिया में ये केस आता है तो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले एक आर्टिकल लिखते हैं और जैसे ही ये आर्टिकल पब्लिश होता है भाई लोगों में आक्रोश हो जाता है और ये केस हर चैनलों पे उछलने लगता है कि एक IAS ऑफिसर की पत्नी के साथ ऐसा हो रहा है। वो दर दर भटक रहे हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। मदद तो छोड़ो, उन गुनाहगारों को सजा तक नहीं मिल रही है, एक FIR तक नॉर्मल दर्ज नहीं हो रही है। तो जैसे ही इन सब चीजों के बारे में जनता में आक्रोश फैलता है तो ये मामला पूरा हाईलाइट हो जाता है। और इस पूरे मामले के बारे में जब विपक्ष को पता चलता है, उस टाइम के जो विपक्ष थे वो थे सुनील कुमार जोशी। जैसे ही उनको इस केस के बारे में पता चलता है भाई वो तुरंत मैदान में कूद पड़ते हैं। भाई कूदना भी चाहिए, किसी के साथ गलत हो रहा है। वो कहते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है देश में, एक IAS ऑफिसर की पत्नी के साथ ये सब कुछ हो रहा है और कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। तो मीडिया भी अपना काम अच्छे से कर रही होती है, विपक्ष वाले भी अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद तब जाकर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है और इन दोनों माँ बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद बेटे मृत्युंजय यादव को 3 साल की सजा हो जाती है और माँ को भी 3 साल की सजा हो जाती है। भाई मौके पर तो बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन माँ फरार हो जाती है। इधर उधर भटकने के बाद 2 महीने बाद माँ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको भी 3 साल की सजा हो जाती है। 3 साल की सजा माँ के पूरे कर लेने के बाद एक लोअर कोर्ट का एक और फैसला आता है। इस फैसले के बाद मानो उन दोनों पति पत्नी में एक नई उम्मीद की किरण जाग उठती है। लोअर कोर्ट का ये फैसला आता है कि जो इनकी सजा दोनों की 3-3 साल थी उसमें बेटे की सजा 3 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाती है। अब माँ तो अपनी सजा पूरी कर ही चुकी थी तो माँ बाहर आ जाती है। तो माँ के बाहर आने के बाद अब मृत्युंजय यादव की जो सजा थी वो 5 साल हो चुकी होती है। 5 साल होने के बाद अब ये दोनों जो माँ बेटे होते हैं ये हाई कोर्ट में तहरीर लगाते हैं और अपने मुकदमे को फिर से ओपन करवाते हैं हाई कोर्ट में। अब माँ की सजा पूरी हो जाने के बाद भाई माँ तो बाहर आ जाती है। इसके बाद माँ दरवाजा खटखटाती है हाई कोर्ट का। अब हाई कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो उसका जो फैसला आता है वो एकदम अजीब होता है, क्योंकि ये जो फैसला होता है वो एकदम ही उल्टा होता है। इसमें हाई कोर्ट उल्टा ही चंपा विश्वास पर इल्जाम लगाती है कि भाई तुम्हारे साथ जब ये सब कुछ 2 साल से हो रहा था तो तुम क्यों सहन कर रही थी और तुमने अपनी नसबंदी क्यों करवा ली। ऐसे ही 2-3 पॉइंट्स थे या 2-3 ऐसे ही 2-3 इल्जाम थे जो उन्होंने हाई कोर्ट ने चंपा विश्वास पर लगाए। और कोर्ट जो अपना फैसला सुनाती है वह
इन दोनों माँ बेटे के पक्ष में सुनाती है और इन दोनों को बाइज्जत बरी कर देती है। चंपा विश्वास, उनके जो पति आईएएस ऑफिसर बीबी विश्वास थे, उन दोनों की परेशानियां यहाँ से शुरू हो जाती है। अब उनकी तो ज़िंदगी खराब हो जाती है कि भाई ये दोनों इनको जीने नहीं देंगे। अब भाई जो हेमलता विधायक थी, अब उनको ये सारी चीज़ें कैसे बर्दाश्त होती कि एक बंदे ने उनके खिलाफ आवाज़ उठा दी। तो अब यहाँ से उन लोगों की परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती है, उन दोनों पति पत्नी की। बरी होने के बाद जो बीबी विश्वास थे वो दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद उनकी नौकरी कुछ टाइम चलती है, फिर वहाँ से उनको पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है, उनको ऊपर दबाव बनाया जाता है, फिर वहाँ से उनकी पोस्टिंग वापस बिहार में कर दी जाती है। फिर बिहार से उनकी पोस्टिंग वापस झारखंड में कर दी जाती है। झारखंड में करने के बाद वो वहाँ अच्छे से कुछ टाइम तक अपनी नौकरी करते हैं। उसके बाद वो बीमार रहने लगते हैं और टेंशन में रहते हैं, क्योंकि भाई पॉलिटिकल इतना दबाव था, ऊपर से उनको टेंशन एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ 2 साल से ऐसा हो रहा है और वो कुछ नहीं कर पाए। जो गुनाहगार थे वो तो रिहा हो गए, कुछ नहीं कर पा रहे। तो इन्हीं सब टेंशन्स और पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से एक टाइम आता है बीमार रहने के बाद जब उनकी मौत हो जाती है। एक आईएएस ऑफिसर जो न्याय नहीं दिलवा पाया अपनी पत्नी को, और इसी टेंशन में उसकी मौत हो जाती है। बीबी विश्वास की मौत होने के बाद जो चंपा विश्वास थी वो भी अपनी मम्मी के घर चली जाती है और एक गुमनाम जिंदगी जीने लगती है। तो ये केस था चंपा विश्वास का, जिसमें एक आईएएस की पत्नी को न्याय नहीं मिल पाया। गुनाहगारों को सजा तो हुई कुछ टाइम की, लेकिन वो फिर से वापस आ गए। तो सोचो ये केस एक आईएएस ऑफिसर का था, तो बाहर आ गया, मीडिया में उछल गया। तो ऐसे कितने केस होते होंगे जो इनकी एफआईआर तक लिखी नहीं जाती होगी, जो केस बाहर ही नहीं आ पाते होंगे, जो केस वहीं पर दफन कर दिए जाते होंगे। एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। अभी तो मोबाइल का ज़माना है, नेट का ज़माना है, लोग वीडियोस बना के नेट पे अपलोड कर देते हैं तो गुनाहगारों को सज़ा मिल जाती है। उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं, लोग डंके की चोट पर ये सब कुछ करते थे और कोई कुछ नहीं कर पाता था। एक आपने मूवी तो देखा होगा ना, चिंताता चित्ता चित्ता, जिसमें कुछ गुंडे पुलिस वाले की वाइफ को उठा ले जाते हैं और वो उसके साथ रेप करते हैं, और जब वो पुलिस वाला उन गुंडों के पास जाता है, हाथ जोड़ता है, बोलता है मेरी वाइफ को वापस कर दो, वो गुंडे कहते हैं अभी 2 दिन और। ये है हमारा देश का हाल। बाप रे, इतना बुरा हाल हमारे देश का। खैर, आज तो हमने इस स्टोरी को कवर करा। उम्मीद है स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, काफी ज्यादा भावुक स्टोरी थी। तो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगर ऐसे ही कई केस अगर आपके पास हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।